हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हम क्लास 11 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। ठीक है ना। हमने इससे प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ लिया था भाई? समस्थानिक पढ़ लिया था, समभारिक पढ़ लिया था, और क्या पढ़ा था आपने? सम न्यूट्रॉनिक पढ़ लिया था, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, सम प्रोटोनिक क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक आपके रह गए थे, एक तो रह गया था आइसोडायाफर्स और दूसरा रह गया था आइसोस्टील। ठीक है, तो देखो दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स। ठीक है, चलो इसको इंग्लिश में भी यही बोलोगे आप, आइसोडायाफर्स। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों इसकी सेम ही है। ठीक है, आइसोडायाफर्स आप किसको बोलोगे? एक पहचान मैं आपको बता देता हूं कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कैसा आ जाए? समान। कोई भी दो तत्व जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है वो कैसा आ जाए? समान, तो ऐसे आप तत्वों के युग्मों को क्या कहोगे? आइसोडायाफर्स। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान आ जाए तो ऐसे तत्वों के युग्मों को आप क्या बोलोगे? आइसोडायाफर्स। समझ गए बात को? जैसे इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो देखो, यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92 और इसका वजन 235। ठीक है, और एक दे देता हूं मैं आपको थोरियम। थोरियम का अगर परमाणु क्रमांक की बात करूं तो 90 और इसका वजन 231। ठीक है, ये हमने इसके दो तत्वों के एग्जांपल ले लिए। अब हमको इनमें क्या चेक करना है भाई? हमको चेक करना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कैसा आना चाहिए? बराबर। अगर अंतर बराबर आ रहा है दैट मींस हम समझ जाएंगे ये जो युग्म है वो क्या होगा? आइसोडायाफर्स। समझ गए बात को? तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं बताओ? प्रीवियस क्लास में बताया था, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 235 में से 92 घटा दो, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहां कितने बचे भाई? 3, और यहां कितने बचे? 9 4 13 और 1, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इसमें आई आपकी 143। इसमें देखते हैं तो 1 और यहां पे 9 4 13 और यहां पे 1, यानी इसमें न्यूट्रॉन तो आए 143, इसमें कितने आए? 141। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या भी देख लेते हैं। प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है भाई? 92, इसमें कितनी है? 90। तो हमको पता है कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर कैसा आना चाहिए? समान। अब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन की संख्या को क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, और यहां कितना आएगा? 9 5, यानी यहां पर कितनी संख्या आई भाई? 51। यहां पर देखें तो 1 और वही 9 5 कितने? तो यहां पे भी जो आपका आया न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, वो देख लो दोनों में कैसा आया? समान। समान आया ना भाई? इसके लिए भी 51 आया, इसके लिए भी 51 आया। तो यही बात हमने पढ़ी थी कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कैसा आ जाए? समान, तो ऐसे तत्वों के युग्मों को हम क्या कहेंगे? आइसोडायाफर्स। तो ये इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हो गया भाई। समझ गए बात को? ठीक है, आ गया समझ में? लिख लो इसको फटाफट, फटाफट लिखो इस एग्जाम्पल को। लिख लिया? चलें आगे। देखो अब यही बता देता हूं मैं आपको, आइसोस्टीर। अगला जो हमारी हेडिंग, आइसोस्टीर। आइसोस्टीर, और आइसोस्टीर किसको बोलेंगे आप? देखो, आइसोस्टीर आप बोलोगे कि जब परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो? समान। ठीक है, यानी दो ऐसे तत्व जिनके लिए परमाणु समान हो, परमाणु की संख्या समान हो और उनके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो, तो ऐसे तत्वों के युग्मों को हम क्या बोलेंगे? आइसोस्टीर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वे तत्व या वे तत्वों के युग्म, वे तत्वों के युग्म जिनमें परमाणु की संख्या समान, परमाणु की संख्या समान व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो ऐसे युग्मों को हम क्या बोलेंगे? आइसोस्टीर बोलेंगे। समझ गए बात को? एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। N2 व कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्वेश्चन है आपसे कि क्या ये जो युग्म आपको तत्वों का दे रखा है, क्या ये आइसोस्टीर है? तो आप बोलोगे सर कि इसमें पहले तो हम चेक करेंगे किसकी संख्या? परमाणु की संख्या। फिर परमाणु की संख्या चेक करने के बाद हम क्या चेक करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो चलो पहले परमाणु देखते हैं। तो यहां आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, और यहां एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, तो टोटल परमाणु यहां भी कितने हैं? 2। दोनों जगह 2 2 परमाणु हैं। अब अगली बात हमें किसकी चेक करनी है भाई? इलेक्ट्रॉन चेक करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7।
7 प्रोटॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और 7 और 7 2 में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई 14। और अगर मैं इसमें देखूं तो कार्बन में कितने होते हैं 6 और ऑक्सीजन में कितने 8, तो 6 और 8 यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन भाई 14। तो देख लो परमाणुओं की संख्या भी समान है 2 2 और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या समान है कितनी 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये जो युग्म होगा वो क्या होगा आइसोस्टीर होगा। समझ गए बात को। और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल देख लो भाई, जैसे आपको दे दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दे दिया N2O नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि क्या ये युग्म आपका आइसोस्टीर है। तो चेक कर लेते हैं पहले तो किसकी, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या देखूं तो 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, टोटल परमाणु कितने हैं 3। यहां पे 2 नाइट्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, टोटल परमाणु यहां भी कितने हैं आपके 3। फिर क्या मुझे चेक करना है भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन देखूं तो कार्बन में कितने होते हैं भाई 6 और 1 ऑक्सीजन में 8। देखो 1 कार्बन में 6 1 ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो 16 और 6 आपके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन भाई 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, 7 और 7 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में कितने हो गए 8, ठीक है। तो 14 और 8 यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई आपके 22 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब परमाणुओं की संख्या चेक करी तो यहां भी परमाणु 3 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक करी यहां भी इलेक्ट्रॉन 22 यहां भी इलेक्ट्रॉन 22। तो दोनों संख्याएं समान है। कहने का मतलब ये जो युग्म होगा वो कौन सा होगा भाई आइसोस्टीर। समझ में आ गया, आ गई कहानी समझ में। फटाफट लिखो, दोनों को लिख लो भाई। एक बार वीडियो को पॉज करके भी आप आराम से लिख सकते हो। लिखो, लिख लिया, बिठा दूं भाई, चलो ठीक है। अब देखो आपने बात कर ली भाई अब सबकी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है ना, सारी चीजों की आपने बात कर ली। तो अगला जो हमारा टॉपिक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, परमाणु मॉडल। ठीक है भाई, देखना उसको भी देखो। तो भाई यहां तक हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, बाकी भी जितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो अब कहने का मतलब कि ये आपके परमाणु के अंदर रहते किस तरीके से, तो इस बात की जो जानकारी के लिए आपको क्या निकल के आया भाई आगे परमाणु मॉडल। ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि भाई इलेक्ट्रॉन रहता है तो कहां रहता है, प्रोटॉन रहता है तो कहां रहता है परमाणु के अंदर, न्यूट्रॉन पाया जाता है तो परमाणु के अंदर कहां पाया जाता है, ठीक है ना। इन सारी बातों का जवाब आपको किससे मिलेगा, परमाणु मॉडल पढ़ने से। और जो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो किसने दिया था, थॉमसन ने। तो सबसे पहला जो हम मॉडल पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात को, देखना भाई। तो हमारी हेडिंग है परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। देखना भाई परमाणु मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो कौन सा आया था, थॉमसन का मॉडल, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहला थॉमसन का परमाणु मॉडल, या थॉमसन मॉडल लिख दो, थॉमसन मॉडल, ठीक है। किसने दिया था, नाम से ही क्लियर है, जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। इसके अन्य नाम भी मैं आपको पहले बता देता हूं। इस मॉडल के जो अन्य नाम हैं क्या है भाई, देखना अन्य नाम, प्लम पुडिंग मॉडल, इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। कुल मिला के पुडिंग मॉडल होगा, ठीक है, पुडिंग मॉडल। अब ये पुडिंग क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है। केक मॉडल भी इसको बोला जा सकता है, केक मॉडल। वाटरमेलन मॉडल भी बोला जा सकता है, तरबूज मॉडल, या और इसको क्या बोल सकते हैं, बूंदी का लड्डू मॉडल, बूंदी का लड्डू मॉडल। इस नाम से क्वेश्चन पूछा था, इस वजह से मैंने इसको भी लिख दिया है, ठीक है। देखना पहले समझना भाई कैसा मॉडल था ये। देखो थॉमसन ने क्या बोला कि भाई जो एटम है वो कैसा होता है आपका, स्फेरिकल, गोलाकार होता है, और इसके अंदर जो धनावेशित भाग होता है, जो प्रोटॉनिक पार्ट होता है, वो तो पूरे एटम के अंदर बिखरा हुआ रहता है। जो धनावेशित भाग है वो तो पूरे एटम के अंदर बिखरा हुआ रहता है, यानी जो प्रोटॉनिक पार्ट है वो तो पूरे एटम के अंदर बिखरा हुआ रहता है, स्कैटरिंग फॉर्म में होता है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जस्ट लाइक सीड की तरह, जैसे आपके तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं ना, उसी तरह आपके जो वाटरमेलन है, जो परमाणु है, उसके अंदर कौन धसा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये बात बताई थी आपको किसने,
थॉमसन ने। तो एक बार दोबारा से सुनना, क्या बोला था थॉमसन ने कि परमाणु आपका गोलाकार होता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो आपका प्रोटॉनिक पार्ट है, जो धनावेशित भाग है, वो तो पूरे परमाणु के अंदर बिखरा हुआ रहता है, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो जैसे तरबूज में बीज धसे हुए रहते हैं ना, उसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक सीड की तरह से इसके अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताई थी किसने? थॉमसन ने। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस स्ट्रक्चर को लेके आगे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन किसी को भी यहां से इस मॉडल के अनुरूप कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तो कहने का मतलब किसी भी वैज्ञानिक को जब इस मॉडल से अपने परिणाम प्राप्त नहीं हुए तो अंततः इस मॉडल को क्या कर दिया गया भाई? निरस्त कर दिया गया। तो आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में क्या थॉमसन मॉडल आपका सार्थक है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, वर्तमान में थॉमसन मॉडल नहीं माना जाता। ठीक है, क्यों नहीं माना जाता वो रीजन मैं आपको बता चुका हूं। अब फिर ये क्वेश्चन आता है कि सर माना ही नहीं जाता तो हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? पढ़ इसलिए रहे हैं कि भाई थॉमसन मॉडल, जो परमाणु का मॉडल था, उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी भाई? थॉमसन ने की थी। हाँ, सीधी बात है, जाहिर सी बात है, कई सारी बातें इसमें गलत है, लेकिन एक बात इसने सही बताई कि जो आपका एटम होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। दूसरी बात इसने ये भी बताई थी कि जितना प्रोटॉनिक पार्ट होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी होगा, यानी जितना धनावेश होगा उतना क्या होगा? ऋणावेश होगा। यानी परमाणु अगर वैद्युतीय रूप से देखा जाए तो वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये सारी बातें बताने का श्रेय किसको जाता है? थॉमसन को जाता है। इस वजह से हम क्या है, थॉमसन मॉडल को सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अच्छा, और पुडिंग को भी बता देता हूं। पुडिंग क्या है? देखो, पुडिंग होता है आप केक। पुडिंग किसको बोलते हैं? केक को बोलते हैं, जो ईसाई वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जनरली। और होता क्या है, इसमें जो चेरी होती है ना, उस चेरी को रखा जाता है। जैसे केक है और केक के ऊपर सजाने के लिए क्या रखते हैं? चेरी को। तो वो चेरी तो आपकी हो गई कौन सी? इलेक्ट्रॉन। और ये पूरा केक हो गया आपका, ठीक है, परमाणु। समझ गए ना बात को? इसी तरीके से हमने क्या बोला इसको? बूंदी का लड्डू मॉडल भी बोला। तो बूंदी का लड्डू जैसा दिख रहा है ये, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट लाइक इलायची के दाने। बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने लगाते हैं ना, काले काले, तो उस तरीके से ये जस्ट लाइक किसके हो गए? इलायची के दाने। एक बार क्वेश्चन पूछा था बूंदी के लड्डू जैसा मॉडल कौन सा है, तो आंसर था आपका कौन सा? थॉमसन मॉडल। समझ गए? तो इस सारी बातों को मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया? परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसा होता है? उदासीन। तो चाहो तो एक लाइन इसको भी लिख सकते हो, परमाणु गोलाकार व वैद्युतीय उदासीन होता है। उदासीन होता है। दूसरी बात क्या बोली? धनावेशित भाग संपूर्ण परमाणु में बिखरा रहता है। संपूर्ण परमाणु में बिखरा रहता है। व इलेक्ट्रॉन बीज की भांति, जस्ट लाइक सीड, बीज की भांति धसे हुए रहते हैं। धसे हुए रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में यह मॉडल अमान्य है। वर्तमान में यह मॉडल अमान्य है। क्यों? क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट को इस मॉडल से अपने अपने एक्सपेरिमेंट में किसी को भी सफलता नहीं मिली। दूसरी बात, एक चीज आप यहां पर और याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कि परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या, इसके अंदर जो नाभिक होगा उसकी भी त्रिज्या, ये इस मॉडल में नहीं है, मैं जनरली आपको बता रहा हूं, ये वैल्यूज आप याद रखोगे। नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। देखो, तो परमाणु की त्रिज्या की मैं बात करूं तो परमाणु बड़ा है, इसके अंदर जो छोटा केंद्रीय भाग होता है उसको नाभिक बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे रदरफोर्ड मॉडल में करेंगे, जिसमें कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी मैं आपको यहां बताता हूं कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई? 10⁻⁻10। कितनी है? 10⁻⁻10। और अगर नाभिक की त्रिज्या की बात करूं तो नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻15। ठीक है, तो इस वैल्यूज को थोड़ा सा आप याद रखोगे। इस डायग्राम को बना लो फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं। लिख लिया? अच्छा, इसकी वो भी लिख लो आप, ये मीटर में होती है भाई, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई एक्यूरेट पूछे ना, एक्यूरेट कितनी होती है, तो एक्यूरेट होती है इसकी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेट अपन -15 लेकर ही चलते हैं कैलकुलेशन जब भी करेंगे। अगर आपको कहीं वैल्यूज मिल जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये होती है, ठीक है। और आप नाभिक का घनत्व भी देख लो भाई, नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये कितनी होती है? ये होती है 2.31 × 10⁻17 किलोग्राम
मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज जो है वो आप डायरेक्ट याद रखोगे भाई, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, डायरेक्ट याद रखोगे। इनको हम निकाल भी सकते हैं, इनका डेरिवेशन भी कर लो, लेकिन जो वैल्यूज आपको काम में आनी है वो यही आनी है, ठीक है। मैं आपको चाहोगे तो कमेंट्स कर देना, मैं आपको डेरिवेशन भी करके बता दूंगा कि ये वैल्यूज कैसे आई, ठीक है ना। लेकिन यहां हमको ये वैल्यूज डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि आगे जितनी भी कैलकुलेशन होगी भाई इन्हीं से होगी, ठीक है। तो लिख लिया आपने, इसके भी घनत्व की वैल्यू आप लिख लो, एक बार लिख लिया। चलें आगे, मिटा दे भाई, चलो। अब देखो कुछ और बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट है उनको भी साथ के साथ बता देता हूं, देखना। कोई आपसे पूछ ले कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में संबंध बताओ भाई, तो अगली हेडिंग है हमारी परमाणु की त्रिज्या व नाभिक की त्रिज्या में संबंध। नाभिक की त्रिज्या में संबंध, ठीक है, देखना। तो संबंध कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहां रख देता हूं मैं परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, और बटे में भाग लगा देता हूं किसका, नाभिक की त्रिज्या की, ठीक है। अब आपको पता है जो कैलकुलेशन होगी वो सारी किससे होगी, जो आपकी लगभग अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज है, ठीक है ना। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की है 10⁻⁻10 मीटर, और इसकी कितनी है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, यही है भाई। तो आपको पता है कि 10 से 10 तो कट जाएगी, नीचे बचेगा किसका, -5, और -5 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, +5, समझ गए ना। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखूंगा, तो परमाणु की त्रिज्या बटे नाभिक की त्रिज्या, और ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई आपकी 10⁵ मीटर की, 10⁵ मीटर, ठीक है। तो अगर मैं परमाणु की त्रिज्या देखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या भाई, कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो बराबर होगी 10⁵ मीटर इंटू नाभिक की त्रिज्या, या मीटर से मीटर तो कट ही जाएगा, 10⁵ लिखो, नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। यानी कह सकते हैं अपन कि जो परमाणु की त्रिज्या होगी वो नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना ज्यादा बड़ी होगी। क्या इस बात को कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। स्टेटमेंट क्या बनेगा कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना कैसी होती है, बड़ी होती है। समझ गए बात को, इसको लिख लो इसको। फिर आगे एक चीज और बताता हूं आपको, लिखो इसको, लिख लिया, आगे बात समझ में भाई, आसान सा टॉपिक, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो एक चीज और बताता हूं आपको, परमाणु का आयतन और नाभिक के आयतन में संबंध। इस बार मिटा दूं भाई इसको, चलो देखना, यहां सब जगह हम आयतन कर लेते हैं, मिटा ही देते हैं, चलो लिख लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो परमाणु का आयतन व नाभिक के आयतन में संबंध, ठीक है। परमाणु और नाभिक का आयतन में संबंध निकालना है, तो उसी तरीके से पहले क्या करेंगे, परमाणु का आयतन लिखेंगे और परमाणु के आयतन में भाग लगा देंगे हम क्या, नाभिक के आयतन का। तो यहां भाग लगा दो नाभिक का आयतन। अब आपको मैंने क्या बताया, परमाणु कैसा होता है, गोलाकार, ठीक है, ना कि वृत्ताकार। वृत्त और गोले में अंतर है, सब जानते हो, ठीक है ना। वृत्त और गोले में, गोला 3D होता है, वृत्त तो कैसा होता है 2D, 2 डायमेंशन, ठीक है ना। देखो परमाणु का आयतन अब देखें तो हमारा गोला है परमाणु, हमको पता है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3। तो इसकी त्रिज्या को तो मैं दे देता हूं r1, और नीचे नाभिक भी कैसा है, गोलाकार, इसकी भी त्रिज्या कितनी, इसका भी आयतन क्या होगा 4/3 πr3, और इसकी त्रिज्या को मैं दे देता हूं r2, ठीक है। तो आपको पता है 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगी। इसकी अगर मैं r1 की वैल्यू रखूं तो परमाणु की त्रिज्या आपको पता है कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब। और अगर मैं इसकी त्रिज्या रखूं तो इसकी कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब।
यही होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो आपको पता है मीटर से तो तीनों मीटर कट जाएंगे, ठीक है, नीचे वाले भी तीनों मीटर कट जाएंगे। तो अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई करूं, -3 अगर इसको करूं और सॉल्व, तो -10, 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, और बटे में नीचे 15 भी कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, 10 पावर -15, 10 पावर -15 और 10 पावर -15, ठीक है। तो आपको पता है 10, 10, 20 और 10, 30, टोटल ऊपर कितने हो गए, -30 हो गए ना। तो -30 से 15 और 15 यहां भी कितने हो गए, -30। तो मैं -30 से -30 काट दिया, यहां क्या बचा, 10 की पावर -15, और 10 की पावर -15 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 10 की पावर +15, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, 10 की पावर +15। तो मैं कह सकता हूं कि परमाणु का आयतन बटे नाभिक का आयतन कितना है भाई, कितना है, 10 की पावर 15। और आपको पता है अगर मुझे केवल परमाणु का आयतन निकालना है तो नाभिक के आयतन का इधर गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पे हम लिख देते हैं कि परमाणु का आयतन बराबर क्या होगा, 10 की पावर 15 गुणा नाभिक का आयतन। यानी यहां से स्टेटमेंट क्या बना, कि जो परमाणु का आयतन है वो नाभिक के आयतन का कितना गुना ज्यादा होता है, 10 की पावर 15 गुना ज्यादा होता है। भाई यहां से क्या स्टेटमेंट बना कि परमाणु का जो आयतन है वो नाभिक के आयतन का 10 की पावर 15 गुना, 10 की घात 15 गुना कैसा होता है, बड़ा होता है। समझ में आ गई बात, लिख लो इस पूरी थ्योरी को, पूरे कॉन्सेप्ट को लिख लो भाई, इसको लिख लिया, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में आपने थॉमसन मॉडल बढ़िया से पढ़ लिया, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बनता है डायरेक्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दी हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आइसो डायाफर्स आपने पढ़ लिया, आइसो स्टीर किसको कहते हैं, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। तो बने रहिए लेक्चर के साथ में, देखते रहिए कंटिन्यूअस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।